गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी आवासीय विद्यालय बिरधा ललितपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 में जो इतिहास के विषय में लेसन फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो क्लास में और जो हमारी टॉपिक था समुद्री मार्गों की खोज और उन मार्गों के द्वारा यूरोप का भारत में आवागमन और व्यापार संबंधी क्रियाओं को संपन्न करना। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको वीडियो क्लास में बताया था कि जो यूरोपीय व्यापारी थे, उन्होंने वहाँ के राजा रानियों को धर्म ध्वज और धन की संभावनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने राजा रानियों से इस बात के लिए संभावनाएं व्यक्त की थी कि यदि हम जो व्यापार पहले करते थे थल मार्ग से करते थे, चूँकि सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार होने के पश्चात वो मार्ग बंद कर दिए गए थे। अब इन व्यापारियों ने अपने व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए वहाँ की राजा रानियों से बातचीत किया। तो राजा रानियों को फ़ायदा क्या होगा, वहाँ के राज्यों को फ़ायदा क्या होगा, जो महत्वाकांक्षी राज्य थे, तो उनको फ़ायदे के रूप में धर्म ध्वज और धन का लालच दिया गया कि यदि हम इन मार्गों की खोज करते हैं और व्यापार करते हैं और आपके राज्य से होकर के अगर हम गुजरते हैं तो आपकी संस्कृति, आपके धर्म का, आपके राज्य का हम विस्तार करेंगे और जो भी व्यापार होगा वहाँ से जो फ़ायदेमंद चीज़ें प्राप्त होंगी उनको हम आपको टैक्सेस के रूप में, कर के रूप में अदा भी करेंगे। तो वहाँ के जो राजा रानी थे या महत्वाकांक्षी राज्य थे, उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों को समुद्री मार्गों को खोज करने के लिए परमिशन दे दी, अनुमति दे दी और साथ ही साथ में उनके लिए जो समुद्री यात्राओं पर जो होने वाला खर्च था वह भी उन राज्यों ने उनका वहन किया। अब समुद्री मार्ग में के द्वारा व्यापार करने में या आवागमन में सबसे बड़ा जो कठिनाई का साधन था वो था दिशाओं का ज्ञान। विद्यार्थियों, क्योंकि समुद्री तूफान जब उस समय आया करते थे तो जो नाव हुआ करती थी जिनसे नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रयोग किया करते थे उनको, तो वह अपनी दिशाओं को बदल दिया करती थी। अब उस समय यह पता नहीं होता था कि हमारी नाव किस दिशा में जा रही है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम समुद्री रास्ते से भारत आना चाहते थे, हमें भारत पूर्व की ओर आना है, यात्रा करना उन्होंने प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के दौरान क्या हुआ कि समुद्र में रास्ते में तूफान आ गया और तूफान के कारण उनकी जो नाव थी वह अन्य किसी और दूसरी दिशा में मुड़ गई। अब उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता था कि वह नाव किस दिशा में जा रही है, वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या हुआ करती थी, दिशा भूलने के कारण से एक तो पुनः सही दिशा में लौट करके आने के लिए समय लगता था, दूसरा समुद्री लुटेरे भी उस समय काफी हुआ करते थे जो समुद्र में नाव पर अपना जीवन यापन करते थे और धन को या व्यापारियों को लूटने का कार्य करते थे, तो नुकसान भी होता था। तो उस समय के जो नाविकों ने अपना एक यंत्र, एक उपकरण का निर्माण किया जिसे कुतुबनुमा के नाम से जाना गया, दिशा सूचक यंत्र, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज कैसी हुई? भारत की खोज में निकले स्पेन के एक वैज्ञानिक, एक नाविक निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट में कालीकट बंदरगाह पर सन 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया
अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए थे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था सन 1498 ईस्वी में। अब वह कहाँ पहुंचा था? दक्षिणी हिंद महासागर के दक्षिण के छोर पर वह कालीकट बंदरगाह, जिसे आज के समय कोच्चि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर वह सर्वप्रथम पहुंचा। अब पहुंचने के बाद जब वह यहाँ पर पहुंचा तो के द्वारा जाना गया कि यह कौन सा देश है, क्या है। तो उस समय की भारत की खोज हुई। सबसे पहले यूरोप व्यापारी नाव निवासी वास्को डी गामा यहाँ पर आया, पुर्तगाली निवासी। अब इस प्रकार से जब भारत की खोज हुई और तो हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह पर यूरोप का व्यापार भारत से पुनः जलमार्ग द्वारा स्थापित हो गया। अब यूरोपीय व्यापारी, आज का जो टॉपिक है यूरोपीय व्यापारी और भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। देखिए, जब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह पर भारत से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए और वहां पर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, तो वे सोना चांदी लाते और हमारे देश में सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पुर्तगाली व्यापारी थे वह भारत में सोना चांदी ला करते थे और सोना चांदी लाने के बाद से वह यहाँ से सूती, रेशमी और मसाले यहाँ से उनके बदले में ले जाते थे। ले जाने के पश्चात उन्हें वहाँ पर बेचने पर बहुत मुनाफा हुआ करता था और वह वहाँ पर महंगे दामों पर अपने देश में भारत के मसाले, सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों को बेचा करते थे, जिससे वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। तो जैसा कि हमने एक आम उदाहरण लेकर के आपको बताया था कि बाजार में जब किसी एक व्यापार में जब मुनाफा अधिक कमाने लगते हैं हम लोग, तो दूसरा व्यापारी भी सोचता है हम भी यही धंधा करें, हम भी क्यों ना कमाएं। तो पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। तो जब एक व्यक्ति ने अपना व्यापार भारत में स्थापित कर लिया, अपनी जड़ मजबूत कर ली और यहाँ से ले जाने वाली वस्तु को अधिक दाम में बेच करके अधिक मुनाफा कमाने लगे, तो इसी प्रकार से यूरोप के और अन्य जो देश थे, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, वह भी भारत में आकर के अपना व्यापार करना चाहते थे और इस तरह से अनेक देशों के द्वारा भारत में व्यापार करने के अच्छे संसाधन उन्हें प्राप्त हुए और अधिक से मतलब कम वस्तुएं ला करके अधिक यहाँ से वस्तुओं माल ले जाना और वहाँ पर अधिक दामों पर बेच करके मुनाफा कमाना, यह व्यापारियों को होड़ लगने का एक मुख्य कारण रहा। होड़ का अर्थ विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, कंपटीशन। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने के लिए जहाज तथा नाविक, तीनों साधनों का बहुत महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। और व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या था कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती। तो जब व्यापारियों ने देखा कि इस प्रकार से हमें मुनाफा अधिक हो रहा है और इस होड़ लग रही है, तो इन व्यापारियों ने, जो अमीर व्यापारी थे, इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित कर ली। अर्थात जो भी व्यापारी अब व्यापार करना चाहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कंपनियां स्थापित करने का कि कंपनी के थ्रू आप व्यापार करें। यानी जो भी आप पूंजी लगाना चाहते हैं अपने व्यापार में, वह पूंजी आप कंपनी में लगाएं और कंपनी के द्वारा किया जाने वाला जो व्यापार होगा, उस व्यापार के द्वारा जो मुनाफा कमाया जाएगा, उस मुनाफे का सभी शेयर होल्डर्स में, सभी हिस्सेदारों में, जो भी साझेदार थे, उनको उनके हिस्सेदारी के प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा दे दिया जाएगा।
तो विद्यार्थियों ये था, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन-दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के जो केंद्र, व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ करते थे, उन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। तो यह था आज का विद्यार्थी टॉपिक, यूरोपीय व्यापार, मतलब यूरोपीय लोग या व्यापारी जो थे वो किस प्रकार का व्यापार करते थे। तो नंबर 1, वह वहाँ से सोना चांदी के लाते थे और यहाँ पर से सूती, रेशमी और मसाले यहाँ से अधिक मात्रा में ले जाते थे। इस प्रकार का व्यापार दोनों के मध्य था। और व्यापारिक होड़ किस लिए लगी, क्योंकि अधिक मुनाफा कमाते थे, इसलिए होड़ लग गई। और इसके लिए उन्होंने व्यापारिक कंपनियां यानी केंद्र, फैक्ट्रियां डाली, जिसके तहत वह व्यापार करते थे और शेयर होल्डर्स को उनके परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा दिया जाता था। तो ये था आज का टॉपिक विद्यार्थियों। कल पुनः इसी समय आप सभी के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।